जोहार जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। राजभरों के द्वारा सम्मेलन किए गए, विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है सपा के द्वारा। बीजेपी के द्वारा भी अलग अलग दलों के साथ गठबंधन और रैलियों की तैयारी हो रही है। इसी कड़ी में, इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी की कड़ी में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा की ये दूसरी महारैली उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के सीजीआई मैदान में होने जा रही है। रैली शुरू है। हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी है। हम उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर और जो सामाजिक मुद्दे हैं, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया, जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, वो जिन मुद्दों पर चर्चा कर रही है, उन मुद्दों पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले एमएन टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां जो है वो चल रही है। क्या कहेंगे कि ये दूसरी बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बड़ी महारैली होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? आप उद्घाटक है इसके। देश में एक बहुजन मुक्ति पार्टी ही है जो खुल करके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक राजनीति में ये होता रहा है कि लोग वादा करते हैं और वादा करने के बाद में सरकार बनने के बाद वादा खिलाफी करते हैं। जैसे बीजेपी ने भी 2014 में बहुत सारे वादे किए थे, 15 लाख खाते में भेजेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी एयर का सफ़र करेगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। तो ऐसे वादे लोग करते हैं मगर बाद में मुकर जाते हैं। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी की एक खासियत ये है कि इन्होंने जो वादे किए उसको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं। स्टैम्प पेपर पे लिखने का मतलब एक जनता के साथ ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम जो मुद्दे घोषित कर रहे हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं और इसको लागू नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर कार्यवाही कर सकते हो, कानूनी कार्यवाही कर सकते हो। तो पिछड़े वर्ग के भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे लगातार हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जाति आधारित गिनती का इशू उठा रहे हैं, संख्या के अनुपात में आरक्षण का इशू उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बड़े पैमाने पर ओबीसी के साथ भी एट्रोसिटी हो रही है, तो ओबीसी को भी एट्रोसिटी एक्ट बनना चाहिए, इसके भी इशू उठा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो है देश में, जिस पे बहस होनी चाहिए, कि देश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, उसमें एससी एसटी ओबीसी का और माइनॉरिटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से लगातार हमारे खिलाफ में फैसले वहां से आते हैं, हमारे अधिकारों के खिलाफ में फैसले आते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए, आयोग बनाया जाए, और आयोग के माध्यम से जो योग्य लोग हैं, चूंकि बार बार ये लोग योग्यता का डंका पीटते रहते जब रिजर्वेशन की बात आती है कि मेरिट मेरिट मेरिट, तो हर जगह बाबू बनने के लिए मेरिट चाहिए, चपरासी बनने के लिए मेरिट चाहिए, तो जज बनने के लिए मेरिट नहीं चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जज बनने के लिए मेरिट चाहिए, तो वहाँ भी परीक्षा होनी चाहिए, और उसके लिए उसमें भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या में वो वहाँ पर पहुँच सके, उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। तो ये इशू है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कई इशू है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है जिसमें ओबीसी के साथ हकमारी की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको बनाने का, संवैधानिक दर्जा देने का डंका मोदी सरकार ने खूब खूब बजाया, उसने मान लिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। इसके बावजूद भी ना योगी मानने को तैयार, ना मोदी मानने को तैयार। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भर्ती का मामला देख लीजिए, चाहे बादा यूनिवर्सिटी के भर्ती का मामला देख लीजिए, दो जाति के लोग ही मिलकर सारा का सारा कर लेते हैं। तो ये जो स्थितियां देश में पैदा हुई है, प्रदेश में पैदा हुई है, इससे लोगों को मुक्ति चाहिए। अभी 3 किसानों के काले कानून है, किसान इतने लंबे समय से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जा रही है मगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पुलिस का अन्याय अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, पुलिस में मौत हो जा रही है। विकासगंज का मामला आपने कवर भी किया था उसको। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जनता त्रस्त है। महंगाई का जहाँ तक मामला है, तो आप ये मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ, हर आदमी के चूल्हे चौके से जुड़ा हुआ मामला है। पहले आदमी, जब हम लोग किसान हैं तो मान लो अभी धान की कटाई हो गई और उसके बाद में आदमी थोड़ा दिन के लिए खाली हो जाता था, तो जब उसको खाली समय होता तो मोटरसाइकिल निकालता था, 2-4 रिश्तेदारियों में घूम के आ जाता था। अभी वो मोटरसाइकिल निकालने के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पेट्रोल डालना पड़ेगा, पेट्रोल के लिए पैसे है नहीं। तो ये बहुत सारी जनता त्रस्त हो गई है, उसको मुक्ति चाहिए। नहीं, लेकिन क्या केवल जनता त्रस्त हो गई है, उनको मुक्ति चाहिए, केवल इसी बिना पर बीजेपी को हराया जा सकता है क्या? नहीं, बीजेपी को हराने के लिए लगातार जो हमारे जेन्युइन मुद्दे हैं,
जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव होने चाहिए, एक तरफ बीजेपी आरएसएस की तरफ से लगातार नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी बड़े पैमाने पर शामिल है, वो नॉन इशू को इशू बनाने में लगी है। मगर जो लोगों के इशू हैं, जो जनता के इशू हैं, वो इशू बने, इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार काम कर रहा है। आपको पता होगा 5 चरणों में हमने आंदोलन घोषित किया है और 10 दिसंबर को भारत बंद भी करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो ताकत लगा रहे हैं कि नॉन इशूज को नॉन इशू में कन्वर्ट किया जाए, तो एक तरफ हम लोग भी ताकत लगा रहे हैं जो हमारे इशूज हैं, जो जनता के इशूज हैं, वो इशू बने रहें। क्योंकि अगर इशू पे चुनाव होगा तो बीजेपी परास्त होगी, अगर नॉन इशू पे चुनाव होगा तो बीजेपी परास्त नहीं होगी। तो इशूज पे चुनाव होने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग मैदान में डटे हुए हैं। तो एक तो इशूज का मुद्दा है और दूसरा अभी जो ये बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में जो रैली हो रही है भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, तो इसमें तो ऑलरेडी 27-28 दलों ने समर्थन किया हुआ है। 10-15 दल के लोग तो आ चुके हैं, अभी और आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गठबंधन बन रहा है और मेसराम जी जो इसके संयोजक हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए वो हर त्याग और कुर्बानी करने के लिए भी तैयार हैं और वो इस गठबंधन को महागठबंधन बनाएं और महागठबंधन बना करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश में परास्त करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में परास्त करेंगे तो आधा काम हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ परास्त हो जाएगी बीजेपी तो दिल्ली में परास्त करना आसान हो जाएगा। तो ये पूरी तैयारी चल रही है कि योगी जी को वापस उत्तराखंड भेज दिया जाए। अभी अभी आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 2017 के चुनाव में हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो बीजेपी की तरफ गया है। नॉन यादव जो एमबीसी और ओबीसी है वो बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। इस बार भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उन नॉन यादव ओबीसी और एमबीसी जो है वो अपने तरफ लिया जाए और इसके लिए केंद्र से लेकर बीजेपी प्रदेश की जो सरकार है वो कार्यरत है। तो इसकी काट क्या है, कैसे उनको रोका जाए? 2017 के चुनाव में योगी के नाम पर बहुमत नहीं मिला। अगर योगी को चेहरा बनाया होता 2017 में ही बीजेपी हार गई होती। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर बहुमत बीजेपी को मिला, फिर पिछड़े वर्गों के साथ में दगाबाजी करते हुए और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में धोखेबाजी करते हुए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बिठाने का काम किया। जनता समझ गई है कि केशव प्रसाद मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और उत्तराखंड के आदमी को उत्तर प्रदेश के लोगों के सर पे बिठाने का काम कर दिया। 22-23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में हैं, इसमें से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, ऐसा नहीं कोई मुख्यमंत्री लायक नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और वो बनाने के पीछे का मकसद था पिछड़े वर्गों का दमन किया जाए। तो बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों के एनकाउंटर हुए, बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों की हत्याएं हुई, बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्गों की महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, उनके अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो इसलिए अब पिछड़े वर्ग के लोग सतर्क हो गए। 17 से 22 में पिछड़े वर्ग के लोग सतर्क हो गए हैं और जिन लोगों का चेहरा दिखाया उनका तो थाने का दरोगा भी नहीं सुन रहा है। थाने का दरोगा सुनता तब भी हमारे लोग सोचते चलो ये मंत्री जी अपने काम के आदमी हैं, कम से कम थाने में कोई जरूरत होगी तो दरोगा जी इनके टेलीफोन पे सुन लेंगे। जब थाने का दरोगा ही नहीं सुन रहा है पिछड़े वर्ग के मंत्री का, तो उस मंत्री के कहने पर वोट कैसे मिलेगा? लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को हिंदू भी तो बनाया जाता है, ये भी एक थ्योरी बीजेपी की है। बड़े पैमाने पर बीजेपी हिंदू बनाना चाहती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वोट लेना हो तभी हम हिंदू हैं, जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हिंदू है, और उसके बाद कब है? उसके बाद तो रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, उसके बाद तो अखिलेश यादव को गंगा जल से उनका कमरा शुद्ध किया जाता है। तो हम अधिकार के लिए कब हिंदू हैं? अगर हम भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदुओं के बहुत सपोर्टर हैं, तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को सबसे पहला काम करना चाहिए, अगर उनकी ही बात मान लिया जाए कि हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी उनके अनुसार ओबीसी है, 52 से 60% है। पहले उसकी गिनती कर लेना चाहिए और उसका हक हिस्सा दे देना चाहिए। तुम हमको हमारा हक हिस्सा देना नहीं चाहते और हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लेना चाहते, हमारा हक हिस्सा नहीं देना चाहते। हमारा समर्थन लेने के लिए, वोट लेने के लिए हम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कब? वोट लेने के लिए।
लेकिन जब अधिकार देना हो, नहीं, तब सारा मलाई हम ही लोग खाएंगे। कोई भी ओबीसी SC ST को कुछ भी नहीं मिलेगा मलाई में से। तो ऐसी बातें अब लोगों को समझ में आ रही है। आप लोगों की वजह से सोशल मीडिया आप लोग चला रहे हैं, हम लोगों जैसे बहुत सारे लोगों को दिखा रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। वोट लेने के लिए हिंदू कहते हैं, मगर अधिकार देने के लिए हिंदू कहते नहीं हैं। तो वो जो उनकी थ्योरी है अभी वो हवा में उड़ रही है। वो बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं बार बार, लेकिन वो बन नहीं रही है। बन इसलिए नहीं रही है कि हम लोग लगातार डटे हुए हैं। लोगों के इशूज को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार हम और हमारे कार्यकर्ता डटे हुए हैं। इसलिए वो जो नॉन इशू में उलझाना चाहते हैं, उलझा नहीं पा रहे हैं। उनकी समस्या बनी हुई है। जी, अभी मीडिया के द्वारा ये प्रचार हो रहा है, खासकर एबीपी न्यूज़ का सी वोटर सर्वे जो है उसके द्वारा ये प्रचार हो रहा है कि प्रदेश की जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो बीजेपी और सपा के बीच में ही है, बाइपोलर है। बाकी कोई पार्टियां नहीं, बीएसपी भी इस रेस में नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, आरएलडी भी नहीं है, केवल सपा और बीजेपी के बीच में ही ये लड़ाई हो रही है। क्या परिस्थिति है, क्या जमीनी हकीकत है? देखिए, सर्वे पैसे लेकर के किए जाते हैं। एक्चुअल सर्वे हो जाए तो फिर हकीकत कुछ और आ जाएगी। सर्वे जिसके सेटिंग में जो सर्वे एजेंसी है, जो चैनल है, उसके हिसाब से वो सर्वे करवा लेते हैं। लेकिन बीजेपी के टक्कर में सपा को क्यों बहुमत, सपा को ज्यादा क्यों सीटें बता रहे हैं? ये बीजेपी के टक्कर में सपा हो सकती है, लेकिन सपा अकेले बीजेपी को हरा नहीं सकती। बीजेपी के टक्कर में सपा हो सकती है, मगर टक्कर में रहने का मामला नहीं है। टक्कर का अंतर अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो गवर्नमेंट तो बनेगी नहीं। तो टक्कर में केवल रहने का मामला नहीं है। असल मामला ये है कि जो असंतुष्टि है उसको एक जगह इकट्ठा करने का मामला है। वो जो असंतुष्टि बीजेपी के विरोध में जो असंतुष्टि है, सरकार के विरोध में जो लोग असंतुष्ट हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने का मामला है। वो जब तक एक जगह इकट्ठा नहीं होगा तब तक बीजेपी पराजित नहीं होगी, क्योंकि असंतुष्ट ज्यादा है, मगर वो कई जगह डिवाइड हो जाएंगे। मान लो अभी आज की तारीख में अगर आप देख लीजिए तो एक समाजवादी पार्टी है, एक बीएसपी है, इसके अलावा अभी आरएलडी से कोई गठबंधन नहीं हुआ है, कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं हुआ है। भागीदारी मोर्चा के ओम प्रकाश जी चले गए, मगर 2-3 पार्टियां अभी उसमें बची हुई हैं। ओवैसी साहब के कार्यक्रम अलग से चल रहे हैं और आप ये सारे कार्यक्रम देख ही रहे हैं, ये भी चल ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी छोटे मोटे दल हैं, बहुत सारे लोग हैं, 27-28 तो हमारे ही साथ में हैं। तो ऐसे जो तमाम सारे दल हैं, अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेपी के विरोध में लोग ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा विरोधी जो लोग हैं वो आपस में बट जाएंगे, और अगर वो आपस में बट जाएंगे तो इससे फिर बीजेपी को परास्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरत है जो बीजेपी का विरोध है उत्तर प्रदेश में, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसके लिए महागठबंधन बनाया जाए। इसलिए वामन मेश्राम जी ने यह घोषणा किया है कि हम महागठबंधन बनाने का काम करेंगे। गठबंधन तो उनका बन गया है, केवल घोषित करना है, और वो महागठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए ये सारा हम लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में बीजेपी को 2022 में परास्त करना है, इसकी पूरी रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे समाज के हक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। अभी बीजेपी के कद्दावर नेता जैसे अमित शाह की भी एंट्री इस चुनाव के मैदान में हुई है, तो बीजेपी के अलग अलग जो राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी है, मंत्री है, 28 मंत्री बनाए, उनको काम पर लगा दिया है। तो बड़े पैमाने पर बीजेपी अपनी ताकत जो है उत्तर प्रदेश में झोंक रही है। बीजेपी को भी पता है कि ये सेमीफाइनल है, 24 का जो चुनाव होगा वो फाइनल होगा, इसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव किस ओर जाएगा, किस तरफ जाएगा और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ऐसा लगता है? हमारा ऐसा मानना है, जिस तरीके से असंतोष है, अगर जो तमाम पॉलिटिकल लीडर हैं, हम तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं अगर वो समझदारी दिखाने का काम करें और जो बीजेपी विरोधी वोटर है अगर उसको एकजुट करने की कोशिश करेंगे बड़े पैमाने पर, तो बीजेपी 2022 में चुनाव हारेगी, ये बात तय है। बीजेपी चुनाव किसी भी स्थिति में जीतने वाली नहीं है। बस समझदारी विपक्षी लोगों को दिखाना है कि जो बीजेपी के विरोध में जो वोटर है उसको ये विश्वास दिलाना है कि ये हमारा गठबंधन बीजेपी को हराने लायक है। अगर हम ये दिखा सकते हैं कि ये हमारा गठबंधन बीजेपी को हराने लायक है, तो जो वोटों का विभाजन है वो विभाजन नहीं होगा, और विभाजन नहीं होगा तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो ये राजनीतिक दल के लोगों को समझदारी दिखाने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा महागठबंधन बनाने की ज़रूरत है कि लोगों को सोचने की ज़रूरत ना पड़े, जो बीजेपी के विरोध में है उनको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, उनको रास्ता दिख जाए कि यही बीजेपी को हरा रहे हैं और लोग उन्हीं के साथ में खड़े हो जाएं। यही कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं।
जी शुक्रिया चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी। बीजेपी को केवल इस बात पर या इन मुद्दों के आधार पर नहीं हराया जा सकता कि जनता बीजेपी के विरोध में है। पिछले 4.5 साल से प्रदेश की सरकार, 7 साल से केंद्र की सरकार जनता के विरोध में जो काम कर रही है, केवल इस बिना पर बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मतदाताओं को ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं। अगर ये समझदारी, जैसा चौधरी साहब ने कहा कि ये समझदारी अगर विपक्षी राजनीतिक दल दिखाए तो ही बीजेपी को परास्त करना यहाँ पर संभव हो सकता है।